भारत में जुडिशरी पर आम जनता का भरोसा बहुत उच्च है। कई लोग अदालतों में जाके कहते हैं, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। लेकिन जब एक सिटिंग जज पर आरोप लगते हैं तो ये भरोसा अचानक हिल सकता है। अभी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में 200 प्लस सांसदों ने दोनों सदनों में इस्तीफे के नोटिस दिए। ये दर्शाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सबसे तेज चुनौती सामने है। इस तरह के मुद्दे लोकतंत्र के स्तंभों की मजबूती को सीधे प्रभावित करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल 360 की इस खास की स्टडी में, जहां हम जानेंगे भारत के न्यायिक सिस्टम में ट्रस्ट, हाल की घटनाएं और कोलिजियम सिस्टम पर उठ रहे सवाल। 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के इलाज बंगले में लगी आग के दौरान आधे जले 500 रुपए के नोट पाए गए थे। मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी ने स्टैक्स ऑफ कैश होने की पुष्टि की। सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 न्यायाधीशों की इन हाउस इंक्वायरी समिति गठित की, जिसने पाया कि कैश जज का कंट्रोल था। रिपोर्ट में इसे गंभीर मिसकंडक्ट बताया गया। जस्टिस वर्मा ने इन्फॉर्मेशन दिया कि ये एक साजिश है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को क्वश करने की मांग की है। मॉनसून सेशन 21 जुलाई 2025 में शुरू होते ही 145 सांसदों एलएस में और 63 सांसदों आरएस में रिमूवल नोटिस दिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेशोल्ड्स सिर्फ पार नहीं बल्कि क्रॉस पार्टी समर्थन भी दिखाते हैं। सीजेआई ने अदालत में वकील को फटकार लगाई जब उन्होंने वर्मा का अनौपचारिक संदर्भ दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, वर्मा अभी भी एक जज हैं और अदालत की मर्यादा बरकरार रखनी होगी। अब हम बात करेंगे उस इन हाउस इंक्वायरी की जिसे चीफ जस्टिस ने इनिशिएट किया जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से आग में कई बर्न्ड कैश पैकेट्स मिले थे। दिस इंक्वायरी वाज लेड बाय अ 3-judge पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरनल प्रोटोकॉल। दे कंडक्टेड अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बट द फोकस रिमेन्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ दिस मैकेनिज्म। हाल ही में जस्टिस वर्मा ने 19 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आंतरिक जांच रिपोर्ट को रद्द करने और उन्हें हटाने की सिफारिश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए चुनौती देने की मांग की है। He contends that this inquiry process is not backed by the Constitution or statutory law, does not provide him due process, and improperly shifted the burden of proof onto him. On 23 July 2025, Chief Justice B.R. Gawai recused himself because he was part of the inquiry committee, and the Supreme Court announced that a special bench will be constituted. क्या कोई इंटरनल जुडिशियल मैकेनिज्म जज रिमूवल की विषय वस्तु तय कर सकता है, या रिमूवल की पावर सिर्फ पार्लियामेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है? ये डिबेट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस के बीच फ्रेजाइल बैलेंस को दिखाता है। भारत में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का कठोर और निर्धारित प्रावधान संविधान में आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 217 में है। साथ ही जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत भी नियम बने हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है: 100 लोकसभा सदस्य या 50 राज्यसभा सदस्य द्वारा नोटिस फाइल करना होता है। स्पीकर या चेयरमैन उसकी सही ढंग से एडमिसिबिलिटी की जांच करते हैं। यदि स्वीकार हो तो एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित होती है: एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। यदि समिति मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी साबित कर देती है तो दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी यानी सदन की कुल संख्या का मेजॉरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग सदस्यों में 2/3 के साथ वोट पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद रिमूवल होता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने घोषित किया कि 100 प्लस लोकसभा सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्यसभा में भी जरूरत से ज्यादा सपोर्ट है। 21 जुलाई 2025 को 145 लोकसभा सांसदों ने और 63 राज्यसभा सांसदों ने रिमूवल मोशन आगे बढ़ाया। यह कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित थ्रेशोल्ड से ऊपर है। गवर्नमेंट ने कहा कि यह स्ट्रिक्टली एक पार्लियामेंट्री मैटर है, सरकार इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर रही। अब हम एक पहले के केस पर चर्चा करेंगे। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी पर इंपीचमेंट मोशन। यह पहला मामला था जहां एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पर रिमूवल की कोशिश हुई। एलिगेशन था मिसयूज ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस फंड्स, मिसयूज ऑफ कोर्ट फाइनेंसेस। इंक्वायरी कमेटी ने मिसकंडक्ट माना, लेकिन लोकसभा में मोशन पास नहीं हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में मेंबर्स ने एब्सटेन किया या वोट नहीं किया। परिणाम स्वरूप जस्टिस वी रामास्वामी को हटाया नहीं जा सका और उन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य जारी रखा। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि रिमूवल प्रोसेस तकनीकी रूप से तो संभव है, लेकिन यदि पॉलिटिकल विल या पब्लिक प्रेशर ना हो तो आउटकम अनसर्टन ही रहता है। इसके बाद 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन के रिमूवल मोशन में उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दे दिया। जस्टिस वर्मा के मामले में जो वे इंपल्सिस दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस पार्टी सिग्नेचर्स, मीडिया स्क्रूटिनी, एक्टिव पब्लिक डिबेट, दे इंडिकेट अ पोटेंशियली स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल विल दिस टाइम। लेकिन जैसा इतिहास बताता है, अल्टीमेट डिसीजन स्टिल रेस्ट्स ऑन पार्लियामेंट का वोट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, जो जुडिशियल प्रोसेस की नैतिक आधारशिला है। ऑडी अल्टरनम पार्टम का अर्थ है हियर द अदर साइड, मतलब किसी व्यक्ति को संपूर्ण सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ का अर्थ है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी स्वहित में निर्णय नहीं हो सकता। जस्टिस यशवंत वर्मा ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि उनके साथ इस इंक्वायरी में यह दोनों प्रिंसिपल्स वायलेट हुए हैं। उनका कहना है कि इंक्वायरी पैनल ने उनको नहीं बताया कि प्रोसीजर क्या होगा, उन्हें फुल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, जिससे हेयरिंग का अवसर छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पैनल ने अपनी पेशगी मान ली और उन्होंने रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ लगाया, यानी दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, जबकि असल में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन या पैनल पर होता है। साथ ही सबसे पहले प्रेस रिलीज द्वारा पब्लिक डिस्क्लोजर कर मीडिया ट्रायल जैसा माहौल बना दिया गया, जो पूरी प्रक्रिया की इंडिपेंडेंस पर चोट है। इंडिया के लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर्स एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से बैलेंस में रखा गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने हाल ही में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल द 3 विंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इनका सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, ना कि एक दूसरे से। लेकिन रिसेंट मंथ्स में टेंशन बढ़ा है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट एवं वेपनाइजेशन ऑफ जुडिशरी करार दिया और कहा कि जुडिशियल ओवररीच हो रही है, न्याय संस्था डेमोक्रेसी को प्रभावित कर रही है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने अलर्ट किया कि एक्सेसिव एक्टिविज्म से बैलेंस टूट सकता है। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि हमें बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, ताकि गवर्नेंस प्रभावित न हो। यह सारी घटनाएं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच और पॉलिटिक्स जुडिशरी इंटरफेस पर बड़े डिबेट को जन्म देती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में हम अक्सर अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस के बीच ट्रेड ऑफ देखते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स ने इंडिया में जुडिशियल इंडिपेंडेंस के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस मानते हुए कहा है कि हमें ट्रांसपेरेंसी, बाइंडिंग जुडिशियल कॉन्डक्ट कोड और जुडिशियल काउंसिल की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलिजियम में रिफॉर्म की गुंजाइश है, पर इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जस्टिस वर्मा केस में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेशर है, लेकिन साथ में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने की कोशिश हो रही है। सीनियर एडवोकेट यश जंगीत ने कहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की सार्वजनिक मान्यता रिस्क में है, क्योंकि कुछ ILD स्टेटमेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट के क्रिटिसिज्म्स ने टेंशन बढ़ाया है। एक्सपर्ट्स एट प्रयागराज सेमिनार ने इस बात पर चर्चा की कि बहुत अधिक इंडिपेंडेंस बिना अकाउंटेबिलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर को कमजोर करती है और एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी को सरकार फ्रेंडली बना सकती है। इसलिए एथिकल पब्लिक लाइफ में जज सेंटर ट्रांसपेरेंसी जैसे एनुअल एसेट डिक्लेरेशन, सोशल कोड की मांग बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे कि जस्टिस वर्मा मामले ने जुडिशियल रिफॉर्म पर क्या नया मोमेंटम पैदा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ने हाल ही में एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकेंसी फिलिंग, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, डाइवर्सिटी और टेक्नोलॉजी का समावेश है। उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की रक्षा करते हुए इंप्रूवमेंट्स लाना नॉन नेगोशिएबल है। पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद बृजलाल और फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने की थी, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट पर विचार किया, जिसमें सजेशन आया कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद 5 ईयर कूल डाउन पीरियड में गवर्नमेंट रूल्स ना मिले। ये मूव ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। सिविल सोसाइटी थिंक टैंक्स ने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की डिमांड दोहराई है, जिससे कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंडेंसी पर प्रभावी ओवरसाइट हो सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कल्चरल चेंज लाने के लिए यूरोपियन सिविल लॉ मॉडल की बात भी हो रही है। लीगल स्कॉलर्स ने कहा है कि पीयर रिव्यू विद इन जुडिशरी इंटरनल डिसिप्लिन का बेहतर चैनल हो सकता है। ऐसा ट्वीट और ब्लॉग्स में शेयर किया गया है। अभी पार्लियामेंट्री प्रोसेस में अनप्रेसिडेंटेड क्रॉस पार्टी कंसेंसस दिखा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने सभी प्रमुख पार्टियों से कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की है और ये स्ट्रिक्टली एंटी करप्शन मैटर है, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा। पोजिशन पार्टीज ने भी डिमांड किया है कि इन हाउस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स शेयर हों, ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो सके। 21 जुलाई 2025 तक 145 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों ने इंपीचमेंट मोशन का ड्राफ्ट नोटिस सबमिट कर दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेशोल्ड्स को पार करता है। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये फर्स्ट सक्सेसफुली इंपीच जज का मामला होगा और ये पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी को दर्शाएगा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बेस्ड कनेक्ट करते हैं इन प्रोसेसेस से। एक, आर्टिकल 124 का 4 और आर्टिकल 217 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल की प्रक्रिया तय है, सपोर्टेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये सेक्शंस मैंडेट करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी बने, फाइंडिंग्स हो, हाउसेस वोट करें, प्रेसिडेंट अप्रूव करें। 2, जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है 19 जुलाई 2025, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन हाउस इंक्वायरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है, इसीलिए केवल पार्लियामेंट को ही रिमूवल अथॉरिटी होना चाहिए। 3, मीडिया ट्रायल और इन हाउस कमेटी की पब्लिक स्टेटमेंट ने लीगल क्वेश्चन रेज किया है, क्या फेयर प्रोसेस रूल्स फॉलो हुए, क्या जज का डिग्निटी और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस डैमेज हुआ। पार्लियामेंट्री मोशन अब प्रोसीड करेगा जजेस इंक्वायरी एक्ट की कंडीशंस के तहत, लेकिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, कंसेंसस बिल्डिंग, मोशन ड्राफ्टिंग, ये सिर्फ प्रोटोकॉल स्टेप्स हैं। लीगल पावर पार्लियामेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन देती है। अंत में ये प्रोसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस मैकेनिज्म है, जो जुडिशरी इंटरनल डिसिप्लिन से लेकर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तक जाता है। आज के केस स्टडी में हमने देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश इन हाउस कंट्रोवर्सी से लेकर संभावित इंपीचमेंट मोशन तक ये एंटायर प्रोसेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस और पब्लिक ट्रस्ट की कसौटी से गुजर रहा है। इन हाउस इंक्वायरी अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, ताकि स्पष्ट हो सके कि क्या ये मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन के अंतर्गत है। पार्लियामेंट्री मोशन पर 100+ लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड बाईपार्टिजान समर्थन दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में की क्वेश्चंस हैं, क्या जुडिशरी की इंटरनल मैकेनिज्म पार्लियामेंट की रिमूवल पावर को सप्लांट कर रही है, क्या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पालन हुए। ये माइलस्टोन हो सकता है। भारत में पहला जज रिमूवल प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल कंसेंसस दोनों से चैलेंज किया गया है। यूपीएससी रेलेवेंस, ये केस जनरल स्टडीज पेपर 2 में जुडिशरी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स के विषयों को मजबूत करता है। साथ ही एथिक्स पेपर 4 में ये नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस, इंटेग्रिटी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जैसे मूल्यों का व्यावहारिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। जुडिशरी को स्वतंत्र रहना चाहिए, बट साथ ही उसका जवाबदेह होना भी अत्यावश्यक है। ये केस हमें सिखाता है कि डेमोक्रेसी के मजबूत पिलर्स तभी खड़े रह सकते हैं जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस का सही बैलेंस बना रहे। अब आइए आपकी तैयारी को टेस्ट करें एक छोटा सा MCQ के जरिए। इन द इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ जज इन इंडिया अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। 1, अ पिटिशन फाइल्ड डायरेक्टली बाय अ सिटीजन इन द सुप्रीम कोर्ट। 2, अ मोशन साइंड बाय एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स। 3, अ 3-member जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। 4, अ स्पेशल मेजॉरिटी वोट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आपका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड थॉट प्रोवोकिंग लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।